Hi dear bankers, welcome to EduTap. So in this session we are going to discuss कि ABM के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, कैब दिसंबर 2026 की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो उसमें एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट जो कि स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट भी लगता है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करो और कैसे मेक श्योर करो कि आप 60 प्लस मार्क्स जो है वो लेकर आ पाओ। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी इस सेशन में हम समझेंगे, सिलेबस समझेंगे और जो भी एबीएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट टू यू इन अ वे कि ये आपकी प्रिपरेशन में मदद करें। सो बिफोर मूविंग अहेड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि अगर आप चाहते हो PYQs देखना है ना, जो कि आपको एक डायरेक्शन दे देते हैं, अगर आप प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में PYQs एंड ऑल पढ़ लो तो आपको पता चल जाता है कि कितनी डेप्थ में कौन सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। तो उसके लिए आप edutap.in पे जाकर जब एग्जाम्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पर कैब पे क्लिक करोगे तो ये फ्री मटेरियल दिखेगा। वंस यू क्लिक ऑन दिस यू विल कम अक्रॉस दिस पेज जहाँ पर कि डाउनलोड PYQ करने हैं आपने, स्क्रॉल डाउन करके तो ये पेज खुल जाएगा। इसमें जब आप अपनी डिटेल्स डालोगे तो आपको एक ई बुक मिलेगी विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा आपको इसके लिए पे नहीं करना। तो इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस MCQs मिल जाएंगे एंड PYQs मिल जाएंगे फॉर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कैब एग्जाम। ठीक है जी, ऑल द मैंडेटरी कंपोनेंट्स ऑफ द कैब एग्जाम। तो ये आपकी बहुत मदद करेंगे प्रिपरेशन में, तो इसे आप डेफिनेटली डाउनलोड कीजिए। तो आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि सिलेबस क्या है ABM का, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल्स हैं, अच्छा ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स एंड उनके टॉपिक्स। या सो मॉड्यूल्स हम देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट हैं और मॉड्यूल वाइज टॉपिक भी कौन से ज़रूरी हैं वो भी हम बात करेंगे। हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि क्या एक माइंडसेट आपका होना चाहिए और कैसे आप एक स्टडी प्लान बना सकते हो। एंड एंड द एंड हम डिस्कस करेंगे कि कौन से वो सोर्सेज हैं जो आपको डेफिनेटली रेफर करने हैं। सो कैब के सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ना एक डाइवर्सिफाइड सा सिलेबस है ABM का, जिसमें कि स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। स्टैटिस्टिक्स इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स और न्यूमेरिकल बेस्ड है पूरा का पूरा मॉड्यूल ये, और कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा, फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लगेगा और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगेगी। तो स्टैटिस्टिक्स जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट, एंड एडवांस स्टैटिस्टिक्स है, बहुत बेसिक स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि एवरेज निकाल लिए वो निकाल लिया, थोड़ी एडवांस लेवल की है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन, लीनियर रिग्रेशंस है ना, ये सब आपको कोरिलेशन एंड ऑल ये सब पढ़ना पड़ेगा। Human resource management, HRM, this is more of a theoretical thing but it does have some practical aspects, numerical stuff. Credit management again banking operation से बहुत ज़्यादा related है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा practical जो है numericals and all उसका scope है। Compliance in bank and corporate governance, ये अगेन इंटरेस्टिंग लग सकता है आपको क्योंकि आप बैंक में काम करते हो तो कंप्लायंस एंड गवर्नेंस के लिए, बट इट इज़ थ्योरी, मोस्ट ऑफ इट इज़ थ्योरेटिकल। ठीक है जी। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द वन दैट होल्ड्स मोस्ट वैल्यू। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो 30 से 35% HRM की है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई मॉड्यूल खत्म करना है ABM का तो वो आप HRM खत्म कीजिए। ठीक है जी। स्टैटिस्टिक्स होल्ड्स सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू, 25 से 30% तक का जो कंपोनेंट है वो स्टैटिस्टिक्स का है। और एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो भी 25 से 30% के बीच में स्टार्ट से पूछे जाते हैं। डी मॉड्यूल एंड सी मॉड्यूल आई वुड से दे आर सेम। यहाँ पर है कि 25% स्लाइटली लाइक बहुत ही कहते हैं ना 19-20 का फर्क, वो हल्का सा डी मॉड्यूल ज़्यादा है। एंड सी मॉड्यूल जो है क्रेडिट मैनेजमेंट, इट इज़ 15 to 25% वेटेज। तो इसके साथ ही अब जरा टॉपिक्स को देख लेते हैं हम इंडिविजुअल। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है ना, ये बहुत ही एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू न्यूमेरिकल बेस्ड है पूरा का पूरा। राइट फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, सोल्यूशंस पता होने चाहिए, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको गारंटीड मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि वो नहीं है कि मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस में होता है ना, जैसे कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें गारंटीड मार्क्स आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके हो जाते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, डिस्पर्जन के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, उसमें भी स्पेशली प्रोबेबिलिटी के अंदर भी बायनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सैम्पलिंग टेक्निक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। तो यूट्यूब अगर आप फॉलो करते हो हमारी तो उसमें यू कैन सी के सैम्पलिंग के जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो रहे हैं और आगे और भी होंगे। तो सारा ही बेसिकली इसमें कवर होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने हैं। बट या दिस इफ यू वांट टू स्टार्ट करंटली, सो सैम्पलिंग इज बीइंग कवर्ड इन द कैब ऑन द गो सीरीज।
फिर आ जाता है जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दिस इज मोस्टली थ्योरेटिकल और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। तो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, लीडरशिप स्टाइल्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ये सारा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। 7 चैप्टर्स हैं एंड आई वुड से कि वो 7 के 7 चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट है इसमें, और बहुत लेंथी चैप्टर्स हैं। यू विल हैव टू टेक योर स्वीट टाइम उनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए और बढ़िया तरीके से रिटेन करने के लिए। क्रेडिट मैनेजमेंट इज अ ब्लेंड ऑफ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, क्रेडिट मैनेजमेंट में दोनों ही चीज़ें हैं, क्रेडिट अप्रेजल, लोन सिंडिकेशन, क्रेडिट मॉनिटरिंग, कैश फ्लोज, वर्किंग कैपिटल, एनपीएज। तो इसमें बेसिकली ये जो है ना, ये कोर कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो अगर जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है अपने कॉमर्स फील्ड में, तो उनको पता होगा कि कॉस्टिंग करके एक सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग। तो उसका ये बहुत एक इंटीग्रल पार्ट है, वर्किंग कैपिटल फ्लो, कैश फ्लो एनालिसिस, है ना, अकाउंटिंग का पार्ट भी आप इसको कह सकते हो। तो न्यूमेरिकल और जो टिपिकल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा है। डी मॉड्यूल में इट इज़ अबाउट कंप्लायंस इन बैंक्स एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो इट इज़ अ थ्योरी बेस्ड मॉड्यूल, और इसमें आपको लॉज एंड रेगुलेशंस बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, रूल्स, सेक्शंस वगैरह आपको इसमें याद करने पड़ेंगे। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करूं तो बेसिल नॉर्म्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस, ऑम्बड्समैन स्कीम्स एंड कस्टमर प्रोटेक्शन, ये कुछ इसके वाइडली अकर्ड टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो यू हैव टू कंप्लीट वन मॉड्यूल एट अ टाइम, बिकॉज एक चीज़ जो एबीएम में अभी अच्छी है वो ये है कि अगर आपने जैसे सी मॉड्यूल स्टार्ट कर दिया, तो उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपने बी और ए नहीं किया तो आपको सी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको कोई भी मॉड्यूल आप लोग कोई सा भी उठाओ, आपको समझ में आएगा। सो इट इज़ प्रेफरेबल कि जो वेटेज वाइज है आप वैसे ही क्लियर करो, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं कि 60+ मार्क्स कैसे लाएं। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही मान लो 1-2 महीने लगा के, अभी 4.5 महीने आपके एग्जाम में, तो अभी स्टार्टिंग के 1-2 महीने लगाओगे तो 60 to 65% तो आपने ऐसे ही कवर कर लिया अपना सिलेबस। अगर वो बहुत अच्छे से किया है तो यू विल मेक श्योर कि आपके 50-55 तो यहीं से आ जाए, है ना। तो बचा हुआ जब आप करोगे तो ऑब्वियसली इट विल इंश्योर कि आपकी अच्छी खासी परसेंटेज जो है वो बन रही है। सो यू हैव टू कंप्लीट वन मॉड्यूल एट अ टाइम एंड इट इज़ प्रेफरेबल कि आप वेटेज वाइज चलो। दैट इज़ द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। सेकेंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा, अगर मैं ए मॉड्यूल की बात करूँ प्लस मैं आपका जो क्रेडिट मैनेजमेंट वाला मॉड्यूल है उसकी भी बात करूँ, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा है ना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं वो तो है ही, उसके लिए तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, समरीज बनानी पड़ेंगी, रखनी पड़ेंगी अपने पास रिवीजन के लिए। लेकिन जैसे कि स्टैटिस्टिक्स है, बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं फॉर्मूलाज, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम स्टैट्स कर रहे हैं उनको डिफिकल्ट लग सकता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फॉर्मूला शीट साथ साथ बनाते चलो। जैसे जैसे कोई चैप्टर कर रहे हो उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज कर रहे हो, फॉर्मूला शीट बना ली, उसको रिवाइज करते गए और रेगुलर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहे। मेक इट अ हैबिट कि दिन में आपने 20 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, उसमें से 10 थ्योरेटिकल 10 प्रैक्टिकल। ठीक है, स्टैट्स जब से आपने मॉड्यूल खत्म किया उसके बाद से रोज स्टैट्स के 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो उससे क्या होगा, एक मसल मेमोरी बनेगी, कंफ्यूजन नहीं होगा, चाहे थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन भी आए डर नहीं लगेगा। ऑल्सो रिविजन बहुत ज़रूरी है। इतना कुछ अलग अलग तरीके का हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो रिविजन करना बहुत ही मैंडेटरी है। आपके एग्जाम की डेट जो है इट इज 6 दिसंबर। तो डिटेल्ड स्टडी प्लान अगर मैं आपको बताऊं 6 दिसंबर तक का, तो अब आपके पास प्रिसाइसली 4.5 मंथ्स रिमेनिंग है। तो इसमें से एक एक मंथ अगर आप मॉड्यूल्स को दे दो, इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को, तो पहले 4 महीने तो आपके ऐसे ही चलेंगे। जो बचे हुए 15 दिन है उसमें आप करो फुल लेंथ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। ठीक है जी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और PYQs, है ना, ये सॉल्व करने की कोशिश करो। तो एंड के जो 15 डेज हैं लीव दैट फॉर रिविजन। मतलब मिड ऑफ नवंबर, ऑलमोस्ट 20 नवंबर के बाद से आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन पे फोकस करना है और प्रैक्टिस पे फोकस करना है। आपका जो सिलेबस है वो उससे पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। तो मॉड्यूल बी से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, 7 चैप्टर्स हैं, गिव इट 1 मंथ एंड जेन्युइनली गिव इट 1 मंथ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिटेंशन कैसी है ना। आप पढ़ के देखो, प्लान बनाओ, टारगेट रखो कि भाई 1 महीने में HRM तो खत्म होना है। और कैसे खत्म होना है, कॉन्सेप्ट्स करने हैं, नोट्स मेरे पास होने चाहिए, और साथ में प्रैक्टिस चैप्टर वाइज जो है प्रैक्टिस मुझे होनी चाहिए MCQs की।
इसको बोलते हैं पूरा का पूरा मॉड्यूल बढ़िया तरीके से कंप्लीट होना। तो अगर ये 1 महीने में होना है और 7 चैप्टर्स हैं तो एक बार पूरे सिलेबस को अच्छे से स्टडी करो, टॉपिक्स को डिवाइड करो और डेली टारगेट खुद को दो। मेक इट अ पॉइंट दैट डेली यू आर टिकिंग आउट अ टारगेट आउट ऑफ व्हाट यू हैव प्लान्ड। 1 महीना इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स को दो, इसमें 9 चैप्टर्स हैं और वेटेज अच्छी है, प्रैक्टिकल है, एक बार समझ में आ गए, प्रैक्टिस हो गई तो भूलोगे नहीं और प्रिसीजन के साथ आंसर कर पाओगे। डी मॉड्यूल में 7 चैप्टर्स हैं और इसमें 9 चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर्स ज़्यादा नहीं है। क्रेडिट मैनेजमेंट थोड़ा सा रिस्की है, रिस्की नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो इसको कंप्लीट करने के बाद डी मॉड्यूल आप कर सकते हो क्योंकि ये ईजी है। तो डिफ़िकल्ट चीज़ें अगर पहले हो गई तो मोटिवेशन बनी रहेगी आपकी, एंड में ईजी वाली तो हो ही जाएगी। ठीक है जी। बाकी इट डिपेंड्स कि आपको थ्योरी ज़्यादा अच्छी लगती है या प्रैक्टिकल, उसके बेसिस पर भी आप डिसाइड कर सकते हो फॉर योर ओन सेल्फ। तो टाइम टेबल आपने आज से ही बना लेना है। मॉड्यूल वाइज अगर आप कर रहे हो तो आज अगर 19th है तो लेट्स से 20 से आपने स्टार्ट किया तो 10 दिन अभी वाले और जो बचे हुए 20 दिन अगले मंथ के हैं, तो 20 अगस्त तक आपका एक मॉड्यूल डन हो जाना है। वो कैसे होना है, कितने घंटे आपको डिनोट करने हैं, आप कितना टाइम निकाल सकते हो और उतना टाइम इनफ रहेगा एक मॉड्यूल खत्म करने के लिए कि नहीं, वो सब कुछ आपको देखना है। तो उस अपने सिलेबस को बिल्कुल 1 बाय 1 स्टडी करो, चैप्टर्स देखो और मेक इट अ पॉइंट कि 1 महीने में आपको फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो खत्म कर देना है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए अच्छा एक चीज़ ये कर सकते हो आप, उन लोगों के लिए जो स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम कब कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो कोर्स लॉन्च भी बहुत जल्दी होगा, लेकिन जो हमने ये ऑन द गो वाली सीरीज चलाई है एबीएम की, इसमें स्टैट्स हम ऑलरेडी कवर करना स्टार्ट करें सिंस इट इज़ द मॉड्यूल ए, उसमें हम मॉड्यूल वाइज कवरेज कर रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आपके पास कोई कंटेंट हो पढ़ने के लिए, आपको सेल्फ स्टडी मुश्किल लगती है, इन दैट केस यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग द कैब ऑन द गो सीरीज। आपको साथ साथ आइडिया लगता रहेगा, साथ साथ आप अपने मटेरियल से छोटे छोटे नोट्स प्रिपेयर करते रहो, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट विद 1 मॉड्यूल एंड कवर इट इन 1 मंथ। हर मॉड्यूल को देना 1 महीना है, उससे ज़्यादा नहीं देना। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है प्लस प्रैक्टिस कंसिस्टेंट वाली जो है वो करनी है आपने। डेली चेकलिस्ट आपके पास बनी होनी चाहिए रिवीजन एंड एमसीक्यू की। हर हफ्ते में जो आपने हफ्ते में ड्यूरिंग द वीक पढ़ा है, हर वीकेंड पे आपको उसका रिवीजन करना ही है। और लास्ट के जो 15 दिन है वो एफएलटीज एंड पीवाईक्यूज के लिए आपको छोड़ने हैं और आपको मेटिकुलसली उनको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, कैब जैब की तरह इजी नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है, तो उसी हिसाब से आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। स्टडी मटेरियल की बात अगर मैं करूँ तो ऑफिशियल आईआईबीएफ के बुक्स आप रेफर कर सकते हो स्ट्रक्चर्ड तरीके से। अब ये ना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप को सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, है ना, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा और बैंकर्स के पास टाइम का ऑलरेडी काफ़ी कमी होती है ना। तो इसीलिए सिर्फ आईआईबीएफ की बुक्स पर पूरा रिलाई करना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बट इट इज़ अ रिलायबल सोर्स। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ परेशानी है, दैट इज़ द रिलायबल मटेरियल। एग्जाम सारा आईआईबीएफ से ही आता है। सो जो मैकमिलन बुक्स हैं दैट यू कैन रेफर। ऑल्सो अगर आप कोई कोर्स रेफर कर रहे हो तो मेक श्योर ओनली एंड ओनली यूज 1 सोर्स। ठीक है, एक सोर्स रेफर करो और उसी को फॉलो करो। एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स लो जिसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, आपका रिवीजन भी हो जाए, आपको मेंटोरशिप भी मिल जाए। तो एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो है पकड़ लो और उसी को फॉलो करो। बार बार अपने सोर्सेज चेंज बिल्कुल मत करो, इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, और टाइम वेस्ट करना कैब में हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करने हैं, मॉक टेस्ट करने हैं एंड पीवाईक्यूज को जरूर देखना है। पीवाईक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए और मॉक टेस्ट जो छोटे बहुत एमसीक्यूज हैं उनके लिए आपको मैंने बता दिया है कि फ्री ई बुक आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो इस सेशन के स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया, तो वो वहाँ से edutap.in पर जाकर ई बुक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही राइट स्ट्रैटेजी, राइट गाइडेंस और राइट डिसिप्लिन आपको रखना है एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्वालिफाई। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाली है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है जी, तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्ड यू एंड आई विल सी यू विद अनदर इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू सो मच।